हेलो बच्चों, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, जो कि क्लास 9 के लिए होने वाला है। क्लास 9 के लिए होने वाला है, याद रखिएगा। ये आपका सीबीएसई या फिर एमपी बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का मीन्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर का नेम देख पा रहे हैं। चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे चैप्टर का नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है, वो आप अपनी बुक में अकॉर्डिंग टू योर बुक देख लीजिए, क्योंकि मे बी हो सकता है आपकी बुक न्यू हो या पुरानी हो, क्योंकि ओल्ड बुक में चैप्टर का नंबर अलग है, न्यू बुक में कुछ अलग है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी की। देखिए, आपको लगता होगा कि वर्क और एनर्जी थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बट याद रखिए ये टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वाई क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हो रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क के बारे में, फिर करेंगे एनर्जी के बारे में, लेकिन पहले हम इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे। एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास मेरे को एक घर में एक काम करवाना था। मान लेते हैं मेरे को एक घर में काम करवाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो मैंने क्या किया, उस काम को करवाने के लिए मैंने दो मजदूर या फिर बोलो दो वर्कर्स को मैंने हायर किया, दो वर्कर्स को मैंने बुलाया। अब दोनों वर्कर आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो ये काम है उसको क्या करो, मैं उसका जो वर्क है, हाफ वर्क मैं तुम्हें दे देता हूँ और हाफ वर्क तुम्हें दे देता हूँ। यानी कि जो काम है मैंने दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, किसी का काम भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं था। अब होता क्या है, आफ्टर 1 आवर मेरे पास जो एक्स वर्कर होता है वो मेरे पास आता है और कहता है सर मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। वहीं पे जो वाई वर्कर होता है तो वो मेरे पास आता है आफ्टर 2 आवर्स, वो कहता है सर मेरा वर्क जो है कंप्लीट हो गया। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि काम तो दोनों ने कंप्लीट किया, पर टाइम यहाँ पे एक को कुछ कम लग रहा है, जबकि एक को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे दोनों के टाइम इशू में क्या डिफरेंस है और उससे हमें एनर्जी को कैसे समझ पाए। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, जिसने काम जल्दी कर दिया इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, उसने ज़्यादा स्पीड से वर्क को किया, उसके पास ज़्यादा पावर होगी। और जिसने काम थोड़ा डिले किया या फिर थोड़ा सा उसने लेट किया, तो इसका मतलब है कि उसके पास जो एनर्जी है, एनर्जी की कमी होगी और उसके पास पावर कम होगी। तो देखा आपने कितने मैंने आपको एग्जाम्पल से कितने आसान तरीके से बता दिया कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे वर्क और एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा वर्क। आपको मैं वर्क को समझाऊंगा। पहले मैं आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आखिर वर्क क्या होता है। तो वर्क, यार सर क्या होता है वर्क? वर्क कुछ नहीं होता है, हम जो घर में दिन भर करते हैं। आप अभी पढ़ा रहे हैं, आप भी कोई काम कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, मम्मी किचन में खाना बना रही है, पापा अभी मे भी कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो सर इस तरीके से जो हमारे मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कोई ना कुछ काम कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप दिन में जो भी काम करते हैं ना, सभी के सभी आपके वर्क नहीं माने जाते हैं। आपके वर्क को बोला जाता है जीरो वर्क, यानी कि तूने कोई काम नहीं किया है। आखिर कैसे, देखिए समझते हैं। देखिए, जो फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स आपसे क्या कहती है? फिजिक्स आपसे कहती है आपके वर्क डन का मतलब है कि यहाँ पे आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिस चीज पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये भी आपको वर्क बताता है। वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो भी बताती है। मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास लकड़ी का बॉक्स था, और लकड़ी के बॉक्स को यहाँ पे क्या किया गया, मैंने इसको फोर्स लगाया। सपोज करते हैं ये लकड़ी का बॉक्स था 5 kg का, मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो भाई आपको पता है मैं इसको पुश कर रहा हूं। आपको पता है फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। और जब मैंने इसको पुश किया तो जिस डायरेक्शन में मैं इसको पुश कर रहा था, ये उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। यानी कि मैं इसको पुश करते हुए आ रहा था तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम मान लेते हैं वो था हमारा 5 मीटर। तो याद रखिए वर्क डन क्या कहलाता है। वर्क डन होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का एक फोर्स अप्लाई करते हैं, पर याद रखिए जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे देखा जाएगा आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था। अगर आप उसको पुश कर रहे हैं तो पुश आप उसको जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए आप पुल कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ पुल करते हैं किसी भी चीज को, तो उसका जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का वो आपकी तरफ होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर्क क्या होता है।
अब बात करते हैं, देखिए अभी डेफिनेशंस के साथ भी हम जाएंगे, पर फिलहाल हम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले हमारे लिए जरूरी होता है, फिर हम डेफिनेशन तो पढ़ ही लेंगे ना। देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। वर्क डन का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी फोर्स लगा रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे, वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या करता है, डिस्प्लेस होता है जिस डायरेक्शन में आप उसके ऊपर क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। ये कहलाता है आपका वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं आपको आगे चल के कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वो अलग हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट की। हर एक चीज़ की हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो आखिर इसकी भी हम एसआई यूनिट की बात करेंगे कि आखिर एसआई यूनिट इसकी क्या होती है। तो मैंने क्या बोला, उससे पहले हमें इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखिए वर्क के लिए मैंने बोला वर्क इज इक्वल टू, कैसे, वर्क का मतलब होता है, आपने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करी सर, तो यस हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पहले लिखे लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। इतना तो आपको समझ आ गया। तो याद रखिए कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड योर वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट हम इसको पहले डिराइव करते हैं कि आखिर इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, जबकि आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। तो एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का भी यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड जूल। क्या होती है, जूल होती है, जिसे हम क्या करते हैं, जे से हम इसको डिनोट भी करते हैं। याद रखिएगा, जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके एरिया में बहुत ज़्यादा वर्क की, मतलब सॉरी वर्क के एरिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी करी, जिस कारण से उनके नाम पे हम इसकी यूनिट को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब पूछा जाता है कि सर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की बात ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी आखिर होती क्या है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई ये जब मैं वर्क की बात करूं तो वर्क आखिर किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो आखिर हमें यहाँ पे डाउट ये आया तुरंत मन में कि सर आप हमें ये बताइए, अभी आपने क्या बताया कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी का तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर आप वर्क को कैसे बोल सकते हैं कि आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी हाल के लिए देखिए, आगे जाके आप वेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, बट फिलहाल अभी आप समझिए कि जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तब वो आपको जो यूनिट देते हैं वो स्केलर क्वांटिटी ही देते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिलहाल के लिए भी आप ऐसे ही इसको समझ के आगे बढ़िए। चलिए, इसके बाद अभी हमने बात करी कि यहाँ पे जो वर्क होता है, वर्क को हम किससे शो करते हैं, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जिसे हम जे से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पे हम वर्क को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। अब आपको ये तो पूछा जा सकता है। तो अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए 1 जूल ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं। आप सोचते हो यार इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी पड़ेगी, नहीं, लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। समझने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 जूल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है, फोर्स, मीटर यहाँ पे किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं when we apply 1 Newton of force on an object and जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वो 1 मीटर जब डिस्प्लेस होता है उसको कहा जाता है आपका 1 जूल। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क डन। आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो हमारे वर्क डन होते हैं उसके टाइप्स भी मिलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, और उसके अलावा यहाँ पे एक वर्क डन होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो वर्क डन। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम इसके नोट्स जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं उसके तरफ चलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या।
चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वर्क। तो आखिर ये वर्क है क्या। तो देखिए लिखा हुआ जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, सभी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, बस एक बार हम फिर से इसको पढ़ने वाले हैं। सो लिखा हुआ व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के वजह से जब उस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके, तो वो आपका कहलाता है वर्क डन। और वर्क को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा वर्क किस प्रकार की यूनिट है, किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं पे बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको एज अ जूल भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था कि वर्क एंड एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं, तो कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपको पता होगा इसके बारे में, या फिर नहीं पता तो हम अभी आगे बात करेंगे कि आपको एनर्जी चाहिए होती है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए आपको एनर्जी मिलती कैसे है, तो अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ, हमारी बात करता हूँ, तो हमें फूड क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। जबकि यहाँ पे देखिए, अब मैं वर्क डन की बात कर रहा था ना, तो वर्क डन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ लिविंग या लिविंग थिंग को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग को लेके भी बात करेंगे। आपको पता है आपके घरों में मशीन, ढेर सारी मशीन होती हैं, वॉशिंग मशीन ले लो, फ्रिज ले लो, है ना, आज आप बाइक ले लो, है ना, आप अपनी कार ले लो, तो वो भी आपकी मशीन है, वो भी क्या कर रही है, वर्क कर रही हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही हैं, तो उनको भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यस, तो जो आपके मशीन्स होते हैं ना, मशीन्स भी एनर्जी, मशीन्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो मशीन होती हैं उनको एनर्जी कौन सप्लाई करता है, उनको एनर्जी सप्लाई करता है फ्यूल। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मैंने ढेर सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो वर्क है वो आपका पॉजिटिव वर्क डन है, कौन सा आपका नेगेटिव वर्क डन है, कौन सा आपका जीरो वर्क डन है। उससे पहले यहाँ पे आप सिर्फ पहले इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए कि एग्जाम्पल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की मैंने आपको बात करी इन एग्जाम्पल्स की मैंने आपसे बात करी कि ये सारे के सारे क्या एक तरीके से वर्क डन है। बट अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि वर्क डन में कौन सा वर्क डन आपका पॉजिटिव है, कौन सा वाला नेगेटिव है और कौन सा आपका जीरो वर्क डन है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हमारे डेफिनेशंस ऑफ वन जूल ऑफ वर्क। में भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन एक बार बोल देता हूँ। लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन द वर्क डन इज 1 जूल। ओके, याद रखिएगा मैंने क्या बोला था कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे किसी भी प्रकार का 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तब उसी डायरेक्शन में वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 मीटर होता है, और इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क डन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ फनी फैक्ट की बात करने वाला हूँ। मैंने आपसे बोला था, देखिए अगर सपोज करिए मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो आपका एक कुली है, राइट, एक आपको मैं यहाँ पे कुली का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे कुली भाई है जो बहुत सारा, आपको पता है कुली का काम क्या होता है, कुली का काम होता है या तो वो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं या फिर बस स्टैंड पे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके सामान को, आपके लगेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, है ना, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद बात करते हैं, हम एक काम करते हैं, आपको ही लेके चलते हैं, है ना। आप स्कूल जाते हैं ना, तो आप जब स्कूल जाते हैं तो आप भी तो एक वेट लेके जा रहे हो ना। वेट क्या है आपके लिए, बैग है। कुली भी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैग लेके जा रहा है ना। अब यहाँ पे दोनों में से आपसे मैं पूछूं किसने ज़्यादा काम किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कुली बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि सर हमारे जो बैग है, हमारे बैग का वेट हो ही कितना सकता है, हमारे बैग का वेट हो सकता है, मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूँ कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो। बट अगर एक कुली की बात करें तो उसे बहुत सारा वेट उठाना पड़ता है, उसे 2-2, 3-3 बैग भी एक साथ उठाने पड़ सकते हैं। तो सर इस केस में जो कुली है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। चलिए मैंने मान लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आगे बात करते हैं। अब अगेन मैं उसी कुली को ही लूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने अगेन क्या किया, उसी कुली को लिया, और अभी भी वो कुली क्या कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है। बट अब इसकी जगह पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक 5 ईयर के किड को ले लिया।
क्या किया मैंने, 5 ईयर के किट को ले लिया जो क्या कर रहा है, जो एक छोटे से बॉक्स को, जो एक लकड़ी का बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स जो ज़्यादा भारी नहीं है, 1 आध किलो का बॉक्स है, उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको पुश कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे कुली क्या कर रहा है, उस जो उसने बैग वगैरह लिए हुए हैं उस बैग के ऊपर वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, कुली भी क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वर्क किसने किया, इन दोनों केसेस में अगर हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा या फिर वर्क डन किसके द्वारा किया गया, तो वर्क डन किया गया है इस 5 ईयर बच्चे के द्वारा, जो 5 साल का बच्चा है, इसने ज़्यादा काम किया है कुली के कंपेयर में। और कुली की बात करूँ तो इस केस में कुली का जो वर्क हो जाता है वो हो जाता है नो वर्क, यानी कि 0 वर्क डन। अच्छा, ऐसा क्यों, तो मैंने आपको बोला था ना कि भाई आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा, तब आपका वर्क डन नहीं माना जाएगा और आपका वर्क डन 0 वर्क डन हो जाएगा ऐसे केसेस में। या फिर हम आगे बात करेंगे, अभी तो फिलहाल आप लोग इतना समझ सकते हैं। टुडे यू हैव स्टडी थ्रू आउट द डे, आपने पूरे दिन पढ़ाई करी होगी, आप 15-15 घंटे पढ़ते हो, मे भी हो सकता है 10 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उस पढ़ाई में आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस आपने कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप 2 घंटे से एक दीवार, आपके घर की जो बॉल है उसको आप खिसका रहे हैं कंटिन्यू, उस पर आप क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, उस पर आपने बहुत सारा फोर्स उस पर अप्लाई किया हुआ है। मान लीजिए आपने 1000 न्यूटन का उस पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो क्या वो जो दीवार है, जो घर की आपकी बॉल है, क्या वो डिस्प्लेस होगी, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भी जो आपका वर्क है वो क्या हो गया, 0 हो गया। बट आप कर कितने टाइम से रहे थे, 2 घंटे से, तो यार आपने 2 घंटे में कोई भी काम नहीं किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यस, आपने कोई भी काम नहीं किया। अब आप कभी भी एयरपोर्ट जाते हो या फिर बस से या फिर ट्रेन से कहीं जाते हो, तो आपके हाथ में आपका बैग होता है और आप उस बैग को इस तरीके से कैरी करके रखते हो, टांगे रहते हो हर टाइम। तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाए कि आपने हैवी बैग को होल्ड किया हुआ था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मैंने बहुत दिन भर यार बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया, पूरे टाइम मुझे बैग पकड़ना पड़ा। तो यहाँ पे भी आपका वर्क डन क्या होगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसकी भी बात अगेन हम करेंगे, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैंने आपको इतना समझा दिया है। ये सारे केसेस आपको थोड़ा सा भी फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि सर मतलब जो भी हम काम करते हो क्या 0 है, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप सारे काम जो कर रहे हैं वो सारे के सारे 0 हैं। बट आपके बहुत सारे ऐसे काम जो आपने किए हुए थे और आपको लग रहा होता है ये मेरे काम सारे के सारे मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, वो भी अभी क्या है, मैक्सिमम 0 ही हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एक चीज़ को याद रखना है, बार बार मैं वर्क डन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वर्क डन का फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए जहाँ पे जो वर्क डन है वो आपका नहीं तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, या तो नेगेटिव है या फिर आपका जो वर्क डन है वो कंप्लीटली 0 है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि यहाँ पे जो ये वर्क है वो आखिर क्यों 0 है, क्यों नेगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अब हमारे पास जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, पॉजिटिव वर्क डन की। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द फोर्स देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया। आप क्या कर रहे हैं, एक बास्केट को पुल कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव वर्क डन का है। देखिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप मॉल जाते हो, मॉल में आपको एक ट्रॉली मिलती है, बास्केट मिलती है, उसमें व्हील्स होते हैं, आप उसको क्या करते हो, आगे की तरफ पुश कर रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, वो व्हील भी जो बास्केट है या फिर जो भी ट्रॉली है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो जब आपका इस तरीके के कोई भी केसेस होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है
यस, वो आपका कहलाता है पॉजिटिव वर्क डन। अब बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन की। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। याद रखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है जब वो 180 डिग्री का होता है, या फिर एक तरीके से आप और भी याद रख सकते हैं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट है आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उस केस में आपका जो वर्क डन होता है वो आपका नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि इस कैसा ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे साइड या फिर अपोजिट साइड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ को आप जब ऊपर की तरफ या फिर कोई भारी सी चीज़ को आप क्या करते हैं ऊपर की तरफ उठाते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप लेके जा रहे हैं, तो आप तो ऊपर की तरफ उसको उठा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, और आप इसको बोल देंगे नेगेटिव वर्क डन। वहीं पे बात करते हैं हम, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। तो देखिए, आ बॉल रोलिंग ऑन प्लेन स्टॉप आफ्टर सम टाइम एट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ऑन इट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर इन दिस केस नेगेटिव वर्क डन इज 0। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी मैं इन तीनों को अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन के साथ जा रहा हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लास्ट तक इसको देखते रहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एक बॉल होती है, जैसे मैंने क्या किया, एक बॉल को रोल करवा दिया, ऐसे मैंने उसको ढक्का दिया तो वो रोल करते हुए जाएगी, एक फुटबॉल रोल करते जाएगी, रोल करते जाएगी। बट ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमेशा वो रोल ही करती रहेगी एक बार कि मैंने मेरे फोर्स लगाने से, ऐसा नहीं होगा ना। आप सबको पता है कि आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाने वाली है, राइट। वो क्या होने जाने वाली है, रुक जाने वाली है। तो ऐसे ही क्या होगा कि जब वो रुक जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या वर्क डन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखो वर्क डन जो हुआ है वो आपका पॉजिटिव था, बट एक मोमेंट पे वो आपका वर्क डन नेगेटिव होना भी चालू हो गया। अब सर ये कैसे हो गया, देखिए आपने फुटबॉल थी उसको आपने क्या किया, धक्का दिया, वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, और जब वो आगे की तरफ बढ़ी तब आपने क्या देखा कि आफ्टर सम टाइम जो उसकी स्पीड थी वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, और धीरे धीरे वो क्या आती है, टाइम आके वो स्टॉप हो जाती है। तो क्या हो रहा है, आपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से कई सारे फोर्स उस पर लग रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले फोर्स की बात करूं तो आपको पता है जब कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है उस पर अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ सरफेस पे चल रही होती है। दूसरा एयर रेजिस्टेंस भी वहाँ पे होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ एयर भी तो होगी ना। एयर क्या कर रही है, उसको जैसे एयर से कोई चीज़ टकराती है तो एयर भी उसको काफ़ी हद तक उसकी जो फोर्स होती है उसको ओवरकम कर देती है। तो ऐसे ही इस बॉल के साथ हो रहा है, और बॉल क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉल और जो आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट में है, जिस कारण से आपका यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। तो जीरो वर्क डन ऐसा वर्क डन होता है, देखिए इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको, यहाँ से हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। मैं अभी जीरो वर्क डन की पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूंगा। सपोज करते हैं, मैं पहले तो वर्क डन का भाई फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि मैं अगर वर्क डन मुझे करना है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। पर मान लीजिए फर्स्ट केस में अगर मेरा फोर्स ही 0 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही कैसे, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 वर्क डन हो गया कि नहीं हो गया। मान लीजिए एक दूसरे केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। फोर्स तो मैं बहुत लगा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक वॉल का एग्जांपल दिया था, फोर्स तो यहाँ पे मान लो मैंने 100,000 न्यूटन लगा दिया, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भैया क्या होगा, वर्क डन अगेन मेरा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, मैंने आपको अभी एग्जांपल बॉल का दिया था कि आप बॉल पे चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन क्या बॉल आपकी थोड़ी सी भी डिस्प्लेस होगी, नहीं होगी ना। तो जब चीज़ आपकी डिस्प्लेस नहीं होगी तो उस टाइम पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी करते हैं तो वहाँ पे वो वैल्यू भी आपकी 0 ही आ जाती है। इस कारण से आपका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर 2 केस तो हो गए। अच्छा तीसरा केस कुली वाला, सर केस कैसा, कुली में तो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे ना तो उसका जो उसने फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी 0 नहीं है, ना ही वो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो तब उसका वर्क डन हम 0 क्यों कह रहे हैं, तो देखिए उसको भी समझिए।
क्या हो रहा है कि एक कुली है, वो क्या कर रहा है, वो मान लीजिए उसका ये बैग है, उसने इस बैग को अपने सिर पे रखा हुआ है या फिर ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो इस बैग पे वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है या फिर पीछे की तरफ हो रहा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, जबकि फोर्स उसने क्या यहाँ पे लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे, 90 डिग्री का। और इस तरीके से जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होता है, वो क्या हो जाता है, आपका वर्क डन जीरो हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था यहाँ पे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस आप समझते जाइए। चलिए आगे बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन की। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए पॉजिटिव वर्क डन में जैसे मान लीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं एक इसका जो मैथमेटिकल मेथड है, आप बोल सकते हैं कि अगर 90 से कोई भी जो आपका एंगल है, कोई भी एंगल यहाँ पे 90 से जो एंगल है, सो सॉरी 90 से कोई भी एंगल है जो छोटा बनता है, आप याद रखिएगा यहाँ पे लेस देन का ये साइन है, कोई भी एंगल लेस देन 90 है, उस केस में जो आपका वर्क डन होगा, अब लेस देन 90 के क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मुझे सर समझ नहीं आ रहा है। चलिए एक सेकंड पहले आप इसको समझिए। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि किसी भी केस में अगर आपका एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आपका जो एंगल है वो 90 से कैसा है, छोटा है, 90 से कैसा है, जो एंगल आपने वहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 से छोटा है, तब उस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ये आपका ट्रॉली है या फिर कोई भी चीज़ है, इसमें ये ट्रॉली को एक बच्चा क्या कर रहा है, इस तरीके से इसको आगे की तरफ खींचेगा, तो ये ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ट्रॉली को खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि इनका जो एंगल है वो कैसा है, लेस देन 90 है। और जब ये लेस देन 90 होगा तो इस केस में भी आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है। कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा दूसरा टॉपिक क्या था कि अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम तब भी बोलते हैं कि जो आपका यहाँ पे वर्क डन है वो आपका क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन में क्या है, आपने क्या किया, आपने एक बॉल लिया, बॉल को आपने ऐसे ऊपर की तरफ जंप कराया। अब जब ये ऊपर बॉल जाएगी तो एक पॉइंट आएगा कि यहाँ से रुक जाएगी, है ना। आपका जो फोर्स है, आपने जैसे जैसे बॉल को फेंक रहे थे तो बॉल के हर टाइम पे एक अपोजिट में जो उसको नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा था, वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही थी। तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एक स्ट्रेट एंगल या फिर बोले 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के वर्क डन को आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। आई होप आपको जो आपके वर्क डन है वो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि आप इसी के जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन है उन्हीं से रिलेटेड आपके लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स भी सेट किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्क डन का भी आपके लिए एग्जांपल मैंने सेट किया हुआ है। पॉजिटिव वर्क डन में क्या है, ये धक्का दे रहा है किसी चीज़ को और वो आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन, आपने एक फुटबॉल को किक किया, वो आगे जाकर कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी, तो ये जो आपका वर्क डन होगा ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। जबकि जीरो वर्क डन, यहाँ पे आप फोर्स तो बहुत सारा अप्लाई कर रहे हैं, जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। फोर्स तो आपका ढेर सारा है, फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगा रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा टाइम से लगा रहे हैं, फिर भी आपका अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है या फिर अगर फोर्स जीरो होता है, उस केस में आपका जो वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली जीरो हो जाता है। इसको हम बोलेंगे जीरो वर्क डन। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर होगा या फिर आपका वर्क डन होगा या नहीं होगा। देखिए अगर आप ग्रेटर फोर्स अप्लाई करते हैं, सो ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर विल बी द वर्क डन। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ज़्यादा वर्क डन होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तब भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ही वर्क डन होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। मैंने इन एग्जाम्पल्स को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करके दिया हुआ है। आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखना है और आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स में मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा आपका नेगेटिव वर्क डन है, कौन सा आपका पॉजिटिव वर्क डन है, जबकि कौन सा आपका पॉजिटिव है, कौन सा आपका नेगेटिव है, कौन सा आपका जीरो वर्क डन है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारे एनर्जी के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है। और एनर्जी में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कहलाते हैं वो होते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ ही काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बट वो भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूँ तो देखिए, अगर आप मोशन में होते हो तब आप कौन सी एनर्जी पजेस कर रहे होते हो? तब आप कर रहे होते हो कौन सी? काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे होते हो। वहीं पे आप रेस्ट में जब आप होते हो तो आप कौन सी एनर्जी पजेस कर रहे होते हो? आप कर रहे होते हो पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आज वर्क के टॉपिक पे आपकी जो क्लास है वो हम ख़त्म करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो एनर्जी है वो आखिर है क्या, एनर्जी में कुछ जो थ्योरम्स हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।